गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा एसी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। अब देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एसी सप्लाई में मतलब जो जनरेटर हम यूज करते हैं, एसी जनरेटर से जो ईएमएफ निकलता है, जो वोल्टेज निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। एक एसी जनरेटर से हमको जो वोल्टेज मिलता है वो क्या मिलता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मिलता है। मतलब ये है कि इट इज टाइम डिपेंडेंट। एक फ्रीक्वेंसी से ईएमएफ नाचता है, ऑसिलेट होता है। थैंक गॉड आप ऑसिलेशन पढ़ लिए। एक फ्रीक्वेंसी से ये ईएमएफ ऑसिलेट होता है। ईएमएफ का वैल्यू समय के साथ, ईएमएफ का वैल्यू ई नॉट और माइनस ई नॉट के बीच में टॉइंग 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 नाचते रहता है। समझे? तो ऐसा नाचता हुआ ईएमएफ, नाचता हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक रेजिस्टेंस को दे दिया जाए, ये एसी का सिंबल है। समझे? अगर एक रेजिस्टेंस को दे दिया जाए तो उसमें करंट किस तरह नाचेगा, ये हमको जानना है। अगर हमने एक इंडक्टर को दे दे तो उसमें करंट किस तरह से नाचेगा, ये हमको जानना है। अगर हम इसे एक कैपेसिटर को दे दिए, उसमें कितना करंट नाचेगा, कैसे नाचेगा, ये हमको जानना है। समझे? तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक का नाम है एसी वोल्टेज सप्लाई टू प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टर मतलब नो एल नो सी, यानी इंडक्टेंस नहीं है उसमें। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस भी नहीं है। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। हमने एक रेजिस्टर्स बना दिया है जिसका रेजिस्टेंस आर है और हम इसको एसी देंगे। एसी देंगे मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी देंगे, तो इसमें से करंट नाचेगा, नाचेगा ना। तो कैसे नाचेगा आइए देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि अगर इस लूप में केवीएल लगाया जाए तो हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू आई आर, यही लिखेंगे ना। E इज इक्वल टू आई आर मतलब E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू आई आर। तो E की जगह मैं लिख सकता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूं, है ना। और आई आर को ऐसे रहने दूंगा और यहां से मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, है कि नहीं? तो बेटा इसके बदले मैं लिख सकता हूं आई नॉट। ऐसा कैसे सर? सिंपल है ना बे। ई नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम करंट। तो मैं यहां लिख दूंगा वेयर आई नॉट इज ई नॉट अपॉन आर। जाला तो करंट भी उसी तरह से नाचेगा जिस तरह से ईएमएफ नाच रहा है। क्या मतलब निकलता है इसका? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब निकलता है इसका। समझे? दोनों के क्वेश्चन सेम आ गया, ये सुन के नाचने का नहीं। अच्छे समझो बात को। अगर मैंने E वर्सेस T एक डायग्राम बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा। एक साइकिल में कुछ ऐसा बनेगा E वर्सेस T, और I वर्सेस T भी वैसे ही बनेगा। वैसे ही बनेगा ना रे। I वर्सेस T भी वैसे ही बनेगा। ऐसा समझ गए ना। तो ये अगर E का ग्राफ है तो ये I का ग्राफ है। समझ गए? ये अगर E का ग्राफ है ये,
तो नीचे वाला आई का ग्राफ है, तो ई नाच रहा है ई नॉट से लेकर माइनस ई नॉट तक, बराबर, और आई नाच रहा है आई नॉट से लेकर माइनस आई नॉट तक। आई बात समझ में? अच्छा, अब इसके लिए अगर आप फेजर डायग्राम बनाइएगा, ये दादाई क्या है फेजर डायग्राम, तो सुनिए ध्यान से, व्हाट इज फेजर डायग्राम? बहुत सिंपल है यार। फेजर डायग्राम का मतलब होता है ऐसा डायग्राम जो सिर्फ फेज बताए। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसके राइट साइड में मैंने ई नॉट का एक लाइन खींचा और माइनस ई नॉट का एक लाइन खींचा, और कोई भी पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड के बराबर। समझे? इसका जितना एम्पलीट्यूड हो गया उसका उतना रेडियस हो जाएगा। समझे? नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ई कहां है? यहां है, तो बना दो, ये है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। समझे? नाउ आफ्टर सम टाइम, कोई भी टाइम, 1 सेकंड 2 सेकंड कोई भी टाइम, मान लो ई यहां पर है, आफ्टर टाइम t मान लो ई यहां पर है, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाने का और इस तरफ जाने का, यानी उस समय यहां होगा। समझे? ऐसा घूमते हुए यहां होगा, मतलब ये जब यहां से यहां पहुंचेगा तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर यहां से यहां पहुंचेगा। आई बात समझ में? रेडियस वही रहेगा, रेडियस वही रहेगा, ठीक है, बट ये डिस्टेंस आपका शो करेगा कि ई कितना है, सामने वाला कंपोनेंट शो करेगा कि ई कितना है। समझे? और दिस विल शो द फेज ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर ये ओमेगा टी है, यहां पर अगर ये ओमेगा टी है, ये यहां से यहां तक, तो ये किस में होगा? रेडियन में होगा, ये रेडियन में होगा, है ना? तो ये वो एंगल होगा। यानी फेज को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज नोन एज फेजर डायग्राम। आई बात समझ में? और वही अगर आप मान लीजिए करंट का बनाइएगा, तो करंट का रेडियस कम है, यानी एम्पलीट्यूड कम माना मैंने, एम्पलीट्यूड करंट का मैंने कम माना, तो इसको रेडियस बना के ऐसा सर्कल बनाओ, सेंटर सेम। अब देखो ध्यान से, इनिशियली करंट कहां है? यहां है, तो इनिशियली करंट यहां होगा, अभी ग्रीन वाला सर्कल को देखने का। और टी टाइम बाद सिंस दोनों का नाचना सेम है, दोनों का ऑसिलेशन सेम है दोनों का, समझे? तो ये करंट भी यहां पहुंचेगा, तो इसको अगर आप ऐसे आगे बढ़ाइएगा तो यहां पर बनेगा। आई बात समझ में? इसको, इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाइएगा ऐसे करके अगर आगे बढ़ाइएगा तो ये यहां पर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि टी टाइम में अगर ईएमएफ ने ओमेगा टी फेज बनाया, टी टाइम में, अच्छे समझा रहा हूं सुनना, टी टाइम में अगर ईएमएफ का फेज ओमेगा टी है, अबे फेज इसी को बोलते हैं ना, इसको फेज बोलते हैं। समझे? कोई भी इक्वेशन अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसको बोलते हैं फेज। ऑसिलेशन में पढ़े थे ना, और इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, यानी वो वाला फेज जब टाइम t 0 होगा, इपोक। तो t टाइम में ओमेगा का फेज कितना है? ओमेगा t। देखो t टाइम में ओमेगा का फेज, e का फेज कितना होगा? ओमेगा t।
और उसी वक्त और टी टाइम में आई का फेज भी कितना है, ओमेगा टी है। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। समझे? तो प्योर रेजिस्टेंस में सबसे पहला बात क्या पता चला? सबसे पहला बात पता चला कि E का इक्वेशन अगर E नॉट साइन ओमेगा टी है तो I का इक्वेशन भी I नॉट साइन ओमेगा टी है। और यहीं से देख के पता चल रहा है कि दोनों का फेज सेम है, इसका मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। समझे? नो फेज डिफरेंस। मतलब नो लैगिंग और लीडिंग, नो लैगिंग नो लीडिंग। अब लैगिंग लीडिंग का मतलब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा जब मैं प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? समझे? यानी अगर आई मान लीजिए यहां पहुंच जाता और ई यहीं पर पहुंचा होता या उल्टा उसका, तो हम बोलते हैं कि एक ने ज्यादा फेज बना लिया सेम टाइम में, एक में कम फेज बनाया, तो जिसने ज्यादा बनाया वो लीडिंग, जिसने कम बनाया वो लैगिंग। वो देखेंगे आराम से। समझे? हालांकि अब इतना याद रखिएगा कि फेज ऑफ ई यहां से देख के समझ में आ रहा है इज ओमेगा टी एंड फेज ऑफ आई इज ऑल्सो ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? 0। यूनिट क्या होगा? रेडियन। समझा? तो प्योर रेजिस्टेंस के लिए करंट जिस तरह से ईएमएफ जिस तरह से कम ज्यादा होगा, उसी तरह से करंट भी सेम फ्रीक्वेंसी में कम ज्यादा होगा अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो। समझा? फेज डिफरेंस का मतलब समझा? पक्का? तो ये फेजर डायग्राम नहीं है, ये तो बस फेज का डायग्राम है। फेजर डायग्राम बनाना बाकी है, तो सुनिए ध्यान से। फेजर डायग्राम ये है, ध्यान से देखिएगा। हम इस चैप्टर में फेजर डायग्राम में हमेशा फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I देखते हैं। मेजरली हम फेज डिफरेंस हमेशा E एंड I देखते हैं, जिसका मीनिंग होता है E का फेज माइनस I का फेज। समझे? तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? फेज डिफरेंस तो 0 मिल चुका है, तो इस डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम में। कैसे? ऐसा बनाइए और ऐसा बनाइए। एक्स एक्सिस को दे दीजिए I और E उधर बनाइए। ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। अब E उधर बनाइए जिधर E और I के बीच का एंगल 0 हो। I इधर फिक्स कर दीजिए, नो क्वेश्चन, I इधर फिक्स कर दो। अब E उधर बनाओ जिधर बनाने से I और E का बीच का एंगल कितना हो? 0 हो, तो इधर ही बना दो। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम शोज फेज डिफरेंस। समझे? दिस इज द फेजर डायग्राम शोज फेज डिफरेंस। ये भी फेज डिफरेंस दिखा रहा है,
बट एनसीईआरटी या कोई भी बोलिए आप, ये प्रॉपर फेस डायग्राम है, वो तो फेस समझने का डायग्राम है। बोलो समझा? जितना बोला उतना समझा। अब तुमको ई का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन मिल चुका है। ई का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन मिल चुका है। कहां है? यहां है। और आई का भी तुमको इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन मिल चुका है। तो तुम पावर का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। जो जो लिखा है उसको कॉपी में लिख लेना, जरूर लिखना बाबा, समझे? पावर का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन। तो टॉपिक इज इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द थ्रू द रेजिस्टर। कितना पावर लॉस हो रहा है? तो सिंपल है यार, पावर इंस्टैन्टेनियस इज इक्वल टू करंट ईएमएफ इंस्टैन्टेनियस इनटू करंट इंस्टैन्टेनियस। कॉमन सेंस, जूल्स लॉ से जो आया है। तो E इंस्टैन्टेनियस इज E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इंस्टैन्टेनियस इज ऑल्सो I नॉट साइन ओमेगा टी। समझे? तो पावर इंस्टैन्टेनियस का एक्सप्रेशन हो गया E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब सुनना ध्यान से एक बात, तुम इसको लिख सकते हो ऐसा, ऐसा लिख सकते हो ना बे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आया है कि E का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। I का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन से भी पता चला कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन पावर का इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन ये वाला देखने पर समझ में आ रहा है कि पावर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो 2 ओमेगा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं लॉक कर देता हूं कि पॉइंट नंबर 3, फ्रीक्वेंसी of power is twice of frequency of EMF या फिर twice of frequency of current। समझे? यानी करंट अगर 50 हर्ट्ज से नाच रहा है तो पावर 100 हर्ट्ज से नाचेगा। समझा बात को? तो प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये हो गया इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन। अगला, ये तो इंस्टैन्टेनियस है। अब एवरेज पावर, मतलब एसी में एक साइकिल जब हो जाता है, एसी में ईएमएफ एक साइकिल जब हो जाता है तो पूरा एक साइकिल में पावर, देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि टी का मैं वैल्यूज अगर लिखूंगा 0 और टाइम पीरियड कैपिटल टी के बीच में, कोई भी वैल्यू अगर मैं टी के बीच में, टी के जगह अगर लिखूंगा तो पावर का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना? समझ में आ रहा ना? आ रहा कि नहीं? अबे जैसे हमने एवरेज ईएमएफ निकाला, एवरेज ईएमएफ जैसे निकाला, एवरेज करंट निकाला ना सेशन 2 में, तो वैसे ही हम एवरेज पावर निकालना चाहते हैं। तो एवरेज पावर को ना हम ऐसे डिनोट करते हैं, समझे? बाहर बॉक्स नहीं देते, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? अबे एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? तो समेशन यानी ऐसा, ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ पावर
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टी। समझे? तो इसका इंटीग्रेशन तो मुश्किल है, तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो हम इसको यहां पर छाप देंगे ना भाई। ई नॉट आई नॉट बाई टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी और फिर 1 बाई टी। समझे? कहां से कहां तक? 0 टू टी, 0 टू टी। एवरेज ओवर अ साइकिल, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, कंप्लीट साइकिल। समझे? समझे? अच्छा, तो कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेट मार दो और क्या आंसर आएगा तुम्हारे हाथ में। कितना आएगा? देखो 1 dt का t होगा, तो ई नॉट आई नॉट बाई टू, ये कैपिटल T, 1 dt का हो जाएगा t, लिमिट्स आर 0 टू t, एंड देन माइनस cos 2 ओमेगा t का हो जाएगा sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, एंड लिमिट्स आर 0 टू t। अब क्या बोलूं मैं आपको, इस छोटा टी के जगह बड़ा टी जब आप पुट करोगे तो वो हो जाएगा साइन 4 पाई। कितना हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, साइन 4 पाई। और इस टी की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो हो जाएगा साइन 0। ले बेटा, साइन 4 पाई भी 0 और साइन 0 भी 0। और आपको तो पता था ये चीज कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन या फिर कॉस n पाई टी अगर 0 टू टी किया जाए, समझे, n पाई टी यानी n ओमेगा टी, 0 टू टी अगर किया जाए तो 0 हो जाता है। समझे? साइन हो या कॉस हो, है ना। इसलिए तो हमने एवरेज ईएमएफ निकालते वक्त हाफ एवरेज निकाला था, है ना। तो यहां पर ये चीज का आंसर क्या होता है? 0। क्या बचा? ये बचा ना बे, ये बचा ना, पूरा एक्सप्रेशन थोड़ी 0 हो रहा है, ये तो बचा। तो ई नॉट आई नॉट बाई टू कैपिटल टी और छोटा टी की जगह कैपिटल टी कैपिटल टी कैंसिल हो गया। और ये जो 2 है, आंसर तो आ गया बोलना एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट बाई टू, बढ़िया। लेकिन ये जो 2 है, क्या मैं उसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं? आई दादा, ऐसा लिख सकता हूं। और याद करो, याद करो, ई नॉट बाई रूट टू इज ई आर एम एस एंड आई नॉट बाई रूट टू इज आई आर एम एस। ले बेटा, तो आंसर हमको मिल गया। तो P एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। समझे? समझे कि ना ही समझे? तो ये था पास थ्रू प्योर रेजिस्टेंस। तो चौथा चीज क्या समझ में आया हमको? चौथा चीज समझ में आया हमको कि एवरेज पावर का फॉर्मूला इज ई आर एम एस आई आर एम एस। आया समझ में? क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। टॉपिक समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि an AC voltage of 200 volt comma 50 hertz is passed through a resistance, कितना? पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कितना? 100 ओम। ठीक है। फाइंड द नंबर 1 ई मैक्सिमम ईएमएफ, मतलब पीक ईएमएफ, पीक करंट। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस EMF, नंबर 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टैन्टेनियस करंट,
Number 5, expression of instantaneous power. Number 6, phase difference. Okay. Number 7, frequency of power. And number 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 8, एवरेज पावर। तो चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या फर्क पड़ता है। तो कल कर लेंगे ना, इंडक्टर और कैपेसिटर कल कर लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं मेरे को, बस तुम लोग समझो अच्छे से। अच्छा, पीक करंट, आरएमएस करंट, दोनों निकालो, समझो अच्छे से। तो मैंने आपको बोला था कि जब क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो समझ जाना ये आरएमएस वोल्टेज है, समझे, पीक नहीं है ये, और इंस्टेंटेनियस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करो, तुम ईएमएफ का एक एक्सप्रेशन लिखो। क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होगा ना। तो उसमें ई नॉट तुमको नहीं पता है, दिस इज ई आर एम एस, तो लिखो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। तो ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस रूट टू, तो ई नॉट इज इक्वल टू 200 रूट टू, बराबर। अच्छा, ओमेगा इज 2 पाई एफ एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, बराबर है 100 पाई। तो ये इसको और इसको दोनों को यहां लिख देंगे अगर, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, समझे। तो 3 नंबर का आंसर हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट के जगह 200 रूट टू साइन ओमेगा के जगह में 100 पाई और फिर T। सो दिस इज द आंसर नंबर 3। अब सिंपल है, आगे सिंपल है। एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट यानी 4 नंबर, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा ना, प्योर रेजिस्टेंस है तो, प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट का और ईएमएफ का सेम एक्सप्रेशन होगा, सेम फेज होगा मतलब। तो आई नॉट तो पता नहीं है, ना ही ई आर एम एस पता है, तो तुम क्या करो, ऐसा करो कि ई आर एम एस इज इक्वल टू इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, ओम्स लॉ, इधर भी आरएमएस इधर भी आरएमएस। तुम ऐसा भी कर सकते थे कि ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, इधर भी पीक इधर भी पीक, याद रखना है सब छोटा मोटा चीज। तो आई आर एम एस कितना होगा, तो ई आर एम एस कितना है 200 बाई 100, तो 2 एम्पियर निकल रहा है आई आर एम एस। इधर से तुम आई नॉट निकाल सकते हो, फिर आई नॉट निकाल लो, आई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस, सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस रूट टू, आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस रूट टू, जैसे ये हुआ, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस इज 2 एम्पियर रूट टू, डन। तो आई नॉट यहां पुट कर दो, ओमेगा तो वही होगा 100 पाई, तो ये आपका आंसर आ गया, आई इज इक्वल टू 2 रूट टू, यहां आई नॉट लिखने का 2 रूट टू साइन 100 पाई टी, ये आपका आंसर नंबर 4 है। अच्छा, पीक ईएमएफ निकल चुका है, यह आंसर नंबर 1 है। पीक करंट, आरएमएस करंट दोनों निकल चुका है, यह आंसर नंबर 3 है, सॉरी 2 है, यह भी आंसर नंबर 2 है, दोनों साथ में पूछा ना बे, 3 4 निकल गया। अब आया पावर। अच्छा, फेज डिफरेंस, आंसर नंबर 6, फेज डिफरेंस कितना होगा, अबे प्योर रेजिस्टेंस है ना, 0 ही होगा,
प्योर रेजिस्टेंस में 0 होगा। समझे? कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? कोई नहीं। समझा? चलो अब इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर यानी क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही था ना बे? यही था ना? ई नॉट आई नॉट, सॉरी बाई 2 नहीं था, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। रिवाइंड करके देख लो वीडियो में। तो पी आई कितना हो जाएगा फिर? ई नॉट कितना है? 200√2, आई नॉट कितना है? 2√2। मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 200 इंटू 2 400 इंटू 2 800, तो 800 साइन स्क्वायर 100t। पाई खा गया क्या रे? 100 पाई टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ पावर। अब इसी को तुम ऐसा भी लिख सकते थे, P instantaneous is equal to 100 by 2 1 minus cos 2 omega t। समझे? समझे? तो कितना हो जाएगा? P instantaneous is equal to 401 minus cos 200 pi t। समझे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर निकल गया कितना? 200 पाई। ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, साइन स्क्वायर लिखते हुए आप ये फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। समझे? स्क्वायर हटाओ। समझे? साइन स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। समझे? तो वैसे भी मैंने आपको पहले सिखाया है कि ईएमएफ या फिर करंट का अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो पावर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डबल होगा, 200 pi। This is answer number 7, 200 pi। And last is average power, जिसका फॉर्मूला है ERMS IRMS। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS IRMS, that's all। ERMS IRMS, ERMS is 200। कहां गया ERMS? ये तो क्वेश्चन में दिया है 200। and IRMS is 2 ampere। डन। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS is 200 and IRMS is 2 ampere। तो 400 वैट। समझा? तो सब समझाने का कोशिश किया मैंने, कुछ दोबारा देखने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है समझना इसको। अच्छा तो हम कल मिलते हैं। सारा बड़े छोटे छोटे लिखते हो तो लो, बड़ा बड़ा क्या करूं, रहने दो। चलो बाय।